नमस्कार, आप मैं शहरियार से आपका स्वागत है सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। नए साल से ठीक पहले मणिपुर में तनाव, महिलाओं और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़प। जलगांव में मंत्री के ड्राइवर ने बजाया हॉर्न, जमकर बवाल, दुकानें और गाड़ियां जली, तनाव के बाद लगा कर्फ्यू। बीजेपी घोषणा पत्र में यूसीसी, बोले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कहा विधि आयोग के पास लंबित। मस्जिद मंदिर विवाद पर भागवत की टिप्पणी, पंचजन्य ने कहा राजनीतिक झगड़ों से बचे हिंदू समाज। संभल का नाम लेकर ओवैसी बोले कलेक्टर साहब आपको वही दिख रहा है जो योगी मोदी दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव के इस दांव से यूपी में बीजेपी परेशान, 2024 की रणनीति पर ही लड़ेंगे 2027 की सियासी जंग। गाजा में नए साल की खूनी शुरुआत, इजराइल हमले में 17 फिलिस्तीनियों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। मणिपुर में एक बार फिर से संघर्ष की स्थिति देखने को मिली। मंगलवार को कांगपोकपी जिले में कुकी समुदाय की महिलाओं की सुरक्षा बलों के साथ झड़प हो गई। झड़प के बाद एक बार फिर से इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि सुरक्षा बलों ने समय रहते हुए हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को तितर-बितर कर दिया। फिलहाल हालात काबू में और शांतिपूर्ण बताए जा रहे हैं। ये घटना ऐसे समय में देखने को मिली है जब कुछ ही घंटे पहले मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राज्य में हिंसा को लेकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी। पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए बताया कि घटना थमनुकोपकी के पास योकचिंग में उस समय हुई जब भीड़ इलाके में सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम की तैनाती को बाधित करने का प्रयास किया। इसके बाद सुरक्षा के जवानों ने हल्का बल का प्रयोग करके भीड़ को तितर-बितर कर दिया और हालात नियंत्रण में है। सुरक्षा बलों को इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने और नियंत्रण रखने के लिए किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पहाड़ी की चोटी पर तैनात किया गया था। घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि ट्विचिंग के सैबोल गांव में सुरक्षा बलों के बल प्रयोग में कई लोग घायल हो गए। ट्विचिंग कुकी नियंत्रित पहाड़ियों और मैती प्रभुत्व वाली इम्फाल घाटी के बीच तथा कथित बफर जोन में स्थित है। लोगों का कहना है कि स्थानीय महिलाएं सुरक्षा कर्मियों की ओर से सामुदायिक बंकरों पर जबरन कब्जे का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुई थी। वहीं कुकी समुदाय के एक नेता ने आरोप लगाया कि स्थिति तब बिगड़ गई जब सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारी को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस की गोली का इस्तेमाल कर दिया। महाराष्ट्र के जनगांव में दो गुटों के बीच पथराव और आगजनी का मामला सामने आया है, जहां शिवसेना मंत्री गुलाबराव पाटिल के परिवार को ले जा रहे गाड़ी द्वारा हॉर्न बजाने को लेकर दो गुटों के बीच तनाव बढ़ गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के जलगांव जिले के पलाधी गांव में मंगलवार रात पथराव और आगजनी की घटना हुई है। दोनों गुटों के बीच विवाद तब पनपा जब मंत्री के परिवार को ले जा रही गाड़ी ड्राइवर ने हॉर्न बजाया, जिससे लोग नाराज हो गए। फिलहाल वहां पे कर्फ्यू लगा दिया गया है। हॉर्न बजाने पर गांव वाले और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी हो गई। इसी दौरान बवाल बढ़ गया और गुस्साई भीड़ ने पथराव करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में हालात काबू हो गए। दुकानों और वाहनों में आग लगा दी गई और जमकर गोलीबारी हुई। हिंसा की जानकारी मिलते ही जलगांव के विभिन्न इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने करीब 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और करीब 10 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि गाँव में शाम 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए साल के एक दिन पहले 31 दिसंबर की रात जलगांव जिले के पलाधी गांव में हिंसा भड़क गई। यहां शिवसेना मंत्री गुलाबराव पाटिल का परिवार अपनी गाड़ी से जा रहा था। गाड़ी चालक ने हॉर्न बजाया, जिससे गांव के लोग भड़क गए। इस बीच उनकी कार चालक से विवाद हो गया। गाली गलौज तक नौबत पहुंच गई। घटना की जानकारी गांव में फैल गई। इतने में गुस्से में कुछ शिव सैनिकों ने ग्रामीणों पर गाड़ी चढ़ा दी। इसके बाद गाँव वाले भड़क गए। गुस्साए ग्रामीणों ने पथराव शुरू कर दिया। दोनों गुट आमने सामने आ गए। गाँव में फायरिंग और आगजनी हो गई। कई दुकानों में आग लगा दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। आग की जानकारी पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाई गई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर चर्चा हुई है। मेघवाल ने कहा है कि यूसीसी गोवा में लागू किया जा रहा है और उत्तराखंड ने इसके लिए कानून बनाया है। यूसीसी बीजेपी घोषणा पत्र का हिस्सा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब हमें लगता है कि ये संभव है तो हम घोषणा पत्र में चीजें लाते हैं। राज्यों ने भी इस पर काम किया है। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि ये पहले से गोवा में लागू था। उत्तराखंड ने अधिनियम पारित किया। मामला भारत के विधि आयोग के पास लंबित है। अन्य राज्य भी इसमें रुचि रखते हैं। उन्होंने इस साल की शुरुआत में गठित 32वें विधि आयोग के संदर्भ की शर्तों में समान नागरिक संहिता शामिल की थी। जो हमारा संकल्प पत्र जो भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया था, उसमें
यूसीसी संकल्प पत्र का पार्ट रहा, इसमें कोई शक नहीं है। और हम तभी चीजों को संकल्प पत्र में लेते हैं जब हमें लगता है कि संभव है। और उसके बाद राज्यों ने भी इसमें काम किया यूसीसी पे। आपने देखा होगा गोवा में यूसीसी पहले से ही लागू है। उत्तराखंड ने अपना एक्ट पास कर दिया। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास मामला भी पेंडिंग है, कुछ चीजें, और राज्य भी उसमें इंटरेस्टेड है। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से भी देशवासियों को संबोधित करते हुए इस विषय पे अपनी बात रखी। संघ प्रमुख मोहन भागवत के मंदिरों को लेकर दिए गए बयान के बाद से ही घमासान छिड़ा हुआ है। भागवत के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इसको लेकर अब पंचजन्य का बयान भी सामने आया है। उनकी तरफ से भागवत के बयान का समर्थन किया गया। उन्होंने कहा है कि भागवत का बयान गहरी दृष्टि और सामाजिक विवेक का आह्वान है। इसके साथ ही इस मुद्दे पर अनावश्यक बहस और भ्रामक प्रचार से बचने की चेतावनी दी गई है। पंचजन्य ने अपनी संपादकीय में कहा है कि मोहन भागवत ने मंदिरों और उनसे जुड़े मुद्दों को राजनीति से ऊपर उठकर समझने तथा संवेदनशीलता के साथ विचार करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। सवाल यह है कि एक समाज के रूप में हम दिन प्रतिदिन मंदिरों की खोज को और गली मोहल्लों में वीरान पड़े मंदिरों की खोज खबर न लिए जाने की प्रवृत्ति को किस प्रकार देखें। पंचजन्य ने अपनी संपादकीय में लिखा है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयान के बाद मीडिया जगत में तीव्र शब्दों की लड़ाई जैसी स्थिति पैदा हो गई है। या तो ये जानबूझकर बनाई जा रही है, ये स्पष्ट बयान से कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। रोज नई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। संपादकीय ने कहा है कि मोहन भागवत का बयान समाज से इन मुद्दों पर समझदारी से निपटने की एक स्पष्ट अपील थी। ये सही है। आगे लिखा है कि मंदिर हिंदुओं के विश्वास के केंद्र है, लेकिन उनका राजनीति लाभ के लिए इस्तेमाल स्वीकार्य नहीं है। आजकल मंदिरों से जुड़े मुद्दों पर अनावश्यक बहस और भ्रामक प्रचार को बढ़ावा देना एक चिंताजनक प्रवृत्ति है। सोशल मीडिया ने इस प्रवृत्ति को और तेज कर दिया है। संपादकीय में कहा गया है कि कुछ असामाजिक तत्व जो खुद को सामाजिक समझदार मानते हैं, सोशल मीडिया पर समाज की भावनाओं का शोषण कर रहे हैं और ऐसे असंगत विचारकों से दूर रहना जरूरी है। यूपी के संभल में जामा मस्जिद के पास बन रही पुलिस चौकी को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी इसके निर्माण को लेकर केंद्र और योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। संभल के जिलाधिकारी ने कहा है कि जमीन नगर पालिका की संपत्ति के रूप में दर्ज है। इसी बीच एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि ये जमीन वक्फ की संपत्ति है। एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि काशी की मस्जिद में नमाज बंद है। इसके अलावा ये लोग मथुरा की ईदगाहों पर नजर लगाए बैठे हैं। संभल की मस्जिद का किस्सा आपके सामने है। एक ही दिन में केस बनता है, इसके बाद 1.5 घंटे में ऑर्डर और 1 घंटे में सर्वे हो जाता है। इसमें 5 लोग शहीद भी हो जाते हैं। इसके बाद भी जब इनका जी नहीं भरा तो मस्जिद के 100 मीटर के भीतर ही वक्फ की जमीन पर पुलिस की आउटपोस्ट बना रहे हैं। ये लोग बिल भी इसी वजह से लेकर आए हैं ताकि वक्फ बोर्ड को कमजोर किया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि संभल के कलेक्टर कह रहे हैं कि हमें कागज नहीं दिख रहे हैं। कलेक्टर साहब, आपको वही दिख रहे हैं जो योगी और मोदी दिखाना चाह रहे हैं, जो जमीन वक्फ के कागजों में दर्ज है। इससे पहले मंगलवार को ओवैसी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि संभल की जामा मस्जिद के पास जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो वक्फ की जमीन पर है, जैसा कि रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके अलावा प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने चिट्ठी के माध्यम से आरएसएस प्रमुख से कई सवाल किए हैं। अरविंद केजरीवाल ने पूछा है कि बीजेपी ने पिछले दिनों में जो भी गलत किया है, क्या आरएसएस इसका समर्थन करता है। इस पर अब कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली के और पूरे देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा। निश्चित ही देखिए, जो बातें कही गई हैं और मैंने वो लेटर पढ़ा, जो मुद्दे उठाए गए हैं वो उसमें सच्चाई है। और लेकिन साथ के साथ ये भी ज़रूरी है कि केजरीवाल जी अपने गिरेबान में भी ज़रूर झांकें, क्योंकि वो भी लगातार जो झूठे वादों की, झूठी बातों की और गलत गारंटीज देने की जो राजनीति कर रहे हैं, लोगों को धोखा देने का जो काम कर रहे हैं, उनको अपने गिरेबान में भी जरूर झांकने की जरूरत है। निश्चित ही इस देश में और खासतौर पे दिल्ली में एक डिविसिव जो राजनीति पिछले कई सालों से चल रही है, चाहे वो क्षेत्र के नाम पे हो या धर्म के नाम पे हो, जाति के नाम पे हो, वो उसकी कोई जगह नहीं है।
और भारतीय जनता पार्टी लगातार अगर हार रही है तो उसका एक प्रमुख कारण ये भी है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी को भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, उसको भी दिल्ली की जनता से जो किए गए वादे थे उनको पूरा करना चाहिए। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने पुजारी गांधी सम्मान योजना पर कहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेज हैं जो दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, उनके प्रोफेसरों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। उन्होंने आधे से भी कम बजट मंजूर किया है। लाइब्रेरी को पैसा नहीं मिल रहा है। आप प्रोफेसरों और शिक्षकों को पैसा नहीं दे पा रहे हैं जो राज्य का निर्माण करते हैं, बच्चों का भविष्य बनाते और नई योजना ला रहे हैं। आप नई योजना ला सकते हैं, लेकिन हम कैसे भरोसा करें कि ये पैसा कहाँ से आएगा? देखिए, ये सवाल तो हम लोगों ने पहले ही खड़ा किया था जब ये बात आई थी कि कुछ दिनों से इमाम आपके घर के बाहर खड़े हुए हैं। और देखिए, इमाम कोई आने वाली स्कीम नहीं है। सरकार जो है, जो ऐसे इमाम हैं जो उस तरह के स्कूल चलाते हैं, जो रिकग्नाइज्ड होते हैं, उनको तनख्वाह दी जाती है। तो उनको तो आप तनख्वाह दे नहीं पा रहे हो। वही नहीं, अभी मैंने डूटा की दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन की चिट्ठी देखी। 12 कॉलेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो दिल्ली सरकार चलाती है पूरी तरीके से, उसमें प्रोफेसरों को तनख्वाह नहीं मिल रही। उसमें इन्होंने जो बजट मांगा था उससे आधे से कम शायद दिल्ली सरकार ने सैंक्शन किया है। लाइब्रेरी को पैसा नहीं मिल रहा है। तो जिन चीजों से, जिन टीचरों से, जिन अध्यापकों से प्रदेश का निर्माण होता है, बच्चों का भविष्य बनता है, वहां तो आप पैसे लगा नहीं पा रहे हो। और आप नई नई स्कीम करो आप नई स्कीम, लेकिन फिर क्या भरोसा रहेगा जब अभी आप पैसा नहीं खर्च कर पा रहे हो, तो आगे चल के कहां से ये सब धन संपत्ति लाओगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा आम आदमी पार्टी क्या कर रही है। धार्मिक संरचनाओं को गिराने के आदेश पर दिल्ली के सीएम आतिशी द्वारा दिल्ली एलजी वीके सक्सेना को पत्र लिखने पर कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने कहा है कि मैं जानना चाहता हूं कि आतिशी जी को किसने बताया कि दिल्ली में अफवाह फैला रही हैं। अगर किसी ने कहा है तो उन्हें उनके नाम के साथ आगे आना चाहिए और ये पता लगाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि दिल्ली में ये अफवाहें कौन फैला रहा है। उन्होंने कहा है कि आज नए साल पर दिल्ली का एजेंडा प्रदूषण, अविकसितता है, यमुना की सफाई है। ये काम नहीं करवा पा रहे हैं, जिनके बारे में बात नहीं करना चाहती हैं, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रही हैं। देखिए, सबसे पहले सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस नववर्ष में ये संकल्प ले कि ये नेता झूठ नहीं बोलेंगे। मैं जानना चाहता हूँ आतिशी जी को किसने कहा है कि वो दिल्ली के अंदर अफवाह फैला रही हैं। अगर किसी ने कहा है तो मुख्यमंत्री उसका नाम सामने लेकर आए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि कौन ये अफवाह दिल्ली में फैला रहा है। नए साल पे प्यार फैलाइए, नफरत मत फैलाइए। और आज दिल्ली का एजेंडा क्या है? दिल्ली का एजेंडा एयर पोल्यूशन है। दिल्ली का एजेंडा मैसिव तरीके से, जिस तरीके से इन्होंने कहा, अंडर डेवलपमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, साफ पानी है, सूएज है, यमुना की सफाई है, क्योंकि इन्होंने ये काम नहीं करा। इनको नया मुद्दा बनाना है, मेन मुद्दा को भटकाने के लिए। 1 महीना बाकी है। मैं हाथ जोड़ के इन सभी नेताओं से कहना चाहता हूँ कि नौटंकी मत कीजिए। अगर किसी ने कहा है तो उसका नाम सामने लीजिए कि मेरे को इस अधिकारी ने, इस नेता ने, इस व्यक्ति ने कहा, ये इसका लेटर है। केवल हवा में तीर छोड़ना और उसके बाद लोगों को भटका देना। दिल्ली के मॉडल टाउन में बेंगलुरु के अतुल सुभाष की आत्महत्या जैसा मामला सामने आया है। पति ने 54 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद कथित तौर पर सुसाइड कर ली। मौके पर पुलिस पहुंची। शख्स का नाम पुनीत खुराना है। परिवार का कहना है कि वो अपनी पत्नी मोनिका पहवा से परेशान था। कबल ने पहले ही डाइवोर्स फाइल कर दिया था। वजह यही थी, मोनिका पावा और उसके माँ बाप, उसकी बहन ने मेरे भाई को इतना मजबूर कर दिया, इतना मेंटली स्ट्रेस दिया, इतना टॉर्चर किया, इतना हरास किया कि वो उसको इतना उकसाया बोल बोल के, तू तो फट्टू है, तू तो कुछ कर नहीं सकता, हिम्मत है तो मर जाना, जाके करके दिखाना। अब इतना उसको उकसाया रात को 3:30 बजे फोन पे। आप लोगों को कैसे पता? कभी पुनीत ने इस बारे में जिक्र किया हो या कैसे? रिकॉर्डिंग करी है उसने। अच्छा, और उसके कोई वीडियो रिकॉर्डिंग की शायद? बिल्कुल, पुनीत ने वो वीडियो बना के गया रात को, जो उसके फोन में है, जो करीबन 39 मिनट के आसपास की है। और वो वीडियो, वो कितने की है? 59 मिनट्स 34 सेकंड्स की वो वीडियो है, जो पुलिस को दिखा दी गई थी। पुलिस ने हमें सुनवाई थी, लेकिन हमने उनकी कॉपी मांगी तो उन्होंने हमें कॉपी नहीं दी। फोन उनका सीज कर लिया। आप लोगों ने सुनी? हमने सुनी है। क्या है उसमें? उसमें उसने सब बताया है कि उसके जो मोनिका है, उसके माँ बाप हैं, किस तरीके से उसने उनको इतना टॉर्चर किया, इतना हरास करा और इतना मेंटली प्रेशराइज करा है, बोल बोल के तेरे माँ बाप को सड़क पे फेंक देंगे, घर खाली करा लेंगे, काम पे तू शटर खोल के देख, हिम्मत है तो करके दिखा, काम भी नहीं खोलने दूंगी तेरे को। इतनी गालियां दी हैं, इतनी गालियां दी हैं।
बेकरी का पार्टनरशिप पे काम था। बेकरी का काम पहले पार्टनरशिप का था, लेकिन कोर्ट में जब डाइवोर्स का फर्स्ट नोशन साइन हुआ तो उसमें यह चीज़ रिटर्न हो गई थी कि फॉर गॉड्स बेकरी पुनीत संभालेगा। एक वुड बॉक्स कैफे इनका नाम था, वो उसको दे दिया गया। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव साल 2027 में प्रस्तावित है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच हिंदू प्रतीकों की राजनीतिक जंग दिखाई दे रही है। इस लड़ाई में शिवलिंग है, मस्जिद है, बावड़ी है और महाकुंभ भी है। इन सबको देखते हुए आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि साल 2027 की सियासी लड़ाई सनातन के मुद्दे की तरफ झुकती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव के शिवलिंग पर दिए गए बयान को 2027 की उसी लड़ाई का एक हिस्सा माना जा रहा है। अखिलेश यादव ने यूपी के सीएम आवास के नीचे शिवलिंग का दावा कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास की खुदाई की जाए तो वहां पर शिवलिंग मिल सकता है और ये उनका भरोसा है। अखिलेश यादव ने बीते रविवार एक प्रेस वार्ता में कहा था कि अगर खुदाई ही हो रही है तो मुख्यमंत्री आवास में भी एक शिवलिंग है, वहां भी खुदाई होनी चाहिए। अखिलेश यादव के इस बयान को मस्जिदों में शिवलिंग खोजने के विरोध से जोड़कर देखा जा रहा है। बयान को अल्पसंख्यकों के साधने की कोशिश कहा जा रहा है। साथ ही हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर योगी सरकार को घेरने वाला प्रयास भी माना जा रहा है। इससे पीडीए की मजबूती से जोड़कर भी देखा जा रहा है। शिवलिंग की तलाश में खुदाई पर तंज कसा गया तो भाजपा भी कुदाल फावड़ा लेकर मैदान में उतर गई। अखिलेश को शिव से लेकर सनातन तक की घुट्टी पिलाई जा रही है। बताने का प्रयास किया गया है कि अखिलेश सनातन के विरोधी हैं और सिर्फ मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। नए साल 2025 को लेकर राजनेता अलग अलग अंदाज में बधाइयां दे रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अलग अंदाज में बधाई दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने बधाई संदेश में अच्छे दिनों का जिक्र किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने नए साल 2025 को लेकर एक प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि देश व दुनिया भर में अपनी लगन व मेहनत से देश निर्माण में लगे सभी भारतीय लोगों को नए साल बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं। वहीं उन्होंने कहा कि गरीब मजदूर, किसान व अन्य मेहनतकश लोग ये नहीं पूछते हैं कि देश के कल्याणकारी संविधान के तहत सरकार ने उनके लिए क्या किया, किंतु सरकार को अपनी नियत नीति व कार्यकलापों आदि उन सबके लिए अच्छे दिन लाकर ये जरूर साबित करना चाहिए कि वे जनहितैषी हैं, जन विरोधी नहीं हैं, क्योंकि देश इंसान से ही बनता है। मायावती ने कहा कि जितनी बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश, उसकी जनहित व जन कल्याण निभाने की उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी। उसी के हिसाब से आचरण भी जरूरी। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी आदि की व्यवस्थाओं को लेकर बीता वर्ष जैसा भी गुजरा हो, अब नया साल 2025 छलावा व खोटी उम्मीद वाला ना हो तो बेहतर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नए साल पर आगरा के परिवार की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बेटे ने अपनी बुजुर्ग मां और 4 बहनों को धारदार हथियार से हमला कर मार डाला। इस हत्याकांड को लेकर एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। अब हत्यारे की पूरी क्राइम कुंडली सामने आई है। कातिल का ये कोई पहला जुर्म नहीं है। सूत्रों के मुताबिक आगरा में वो अपनी बेटी की भी हत्या कर चुका है। उसकी बीबी फिलहाल कहाँ है, इसका भी कुछ नहीं पता चल रहा है। ये सूचना मिली कि इस होटल में एक कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पड़ी है और तत्काल थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंचकर जो है छानबीन उन्होंने प्रारंभ कर दी। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सभी उच्चाधिकारी गणों के द्वारा जो है घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया। फील्ड यूनिट को बुला लिया गया है ताकि जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं उसको कलेक्ट कर लिया जाए और प्राथमिक जो है पूछताछ सभी लोगों से चल रही है, होटल वालों से और अन्य चीज़ों को, अन्य जो है साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही इसके बारे में विस्तृत आपको बता दिया जाएगा। कितने लोग इसमें आए थे सर? यहाँ पर क्या कोई बच्चा भी है कि सबकी डेथ हो गई, यानी कि 5 लोग थे या 6 परिवार, कितने लोग थे टोटल? देखिए, ये 5 लोग हैं जिनकी डेड बॉडी थी। 4 बच्चियाँ हैं और एक मदर हैं और यहाँ वो करीब जो बताया गया, होटल वाले ने बताया कि 30 तारीख को यहाँ आए थे और उसके साथ उसका ब्रदर और फादर, ये लोग भी यहाँ थे। तो उन सब के लिए जानकारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के काफिले की एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। काफिले के बीच कोई जानवर आ गया था, जिसे बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित हो गई और खाई में जा गिरी। इस हादसे में कार में सवार 4 महिला कार्यकर्ताओं समेत 5 कार्यकर्ता घायल हो गए। ये हादसा मंगलवार की रात जिले के खेजूरी थाना क्षेत्र के जवान गांव के समीप हुआ है। कल रात में आपके वाहन के काफिले का एक्सीडेंट दुर्घटनाग्रस्त हुई है। वो मेरे साथ चलने वाली महिला मोर्चा के वाहन थे।
कुछ महिलाएं, हमारे महिला मोर्चा है, वो चल रहे थे पीछे, और ये 9:30 बजे के आसपास था, मोड़ था, और एक जानवर आने की वजह से उसको बचाने में वो गाड़ी अनियंत्रित हो गई और नीचे चली गई और लोग घायल हो गए। लेकिन यह है कि ईश्वर की कृपा है कि बहुत छोटी चोट नहीं है। एक महिला को है, वो भी ठीक हो जाएगी और सबको आज सब छोड़ दिए जाएंगे और कई डिस्चार्ज हो गए। एक को है एक्सरे में CT स्कैन वगैरह नॉर्मल आया हुआ है और कोशिश करेंगे कि आगे हम लोग नियंत्रित रखें गाड़ियों को और कहीं भी किसी भी तरह का आगे दुर्घटना न हो, उस पर हम लोग वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह के बयान पर कहा है कि माफ़ी बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। पश्चाताप एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आपने इसे नकार के मोड में रखा है। आज लगभग 19-20 महीने बाद आप सिर्फ माफ़ी मांग रहे हैं और आपकी माफ़ी से टूटे हुए रिश्तों का क्या होगा। सामान्यतः शांति की बहाली ये आज की अहम ज़रूरत है। सामान्यतः शांति की बहाली के लिए न्याय बहुत ज़रूरी चीज़ है। वहाँ की सरकार और केंद्र सरकार इसमें विफल रही है। कुछ हुआ है उसको भूल करके नई शुरुआत करने का वक्त है। देखिए, एक बात तो मैं कहूँ, दिस सॉरी शुड हैव कम अर्लियर, ये पहले आना चाहिए था। पश्चाताप बहुत अच्छी प्रवृत्ति होती है, बहुत अच्छा मूल्य है। आपने डिनायल मोड में रखा। आज तकरीबन 19-20 महीने के बाद आप सिर्फ सॉरी बोल रहे हैं और आपकी सॉरी से रप्चर्ड रिलेशनशिप को क्या फायदा होगा। रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मलिटी, पीस, ये आज की अहम जरूरत है। और मैं अपने प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा, बहुत हो गया प्रधानमंत्री जी, आपका एक विजिट बनता है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी से हीलिंग होगी। आप क्यों अपने देश के एक सूबे को ये डिनाई कर रहे हैं, ये मेरे लिए चिंता का विषय। सर, जो 19 महीने में जो खाई एक और जिस तरह की हिंसा हुई है, उसमें क्या एक्सपेक्टेशंस है जो वहां पे सत्ता में जो दल है और जो प्रधानमंत्री? देखिए, मैं सीधे तौर पर कहता हूं, बिहार के किशनगंज जिले में जिला शिक्षा अधिकारी का एक फरमान चर्चा में बना हुआ है। DEO नासिर हुसैन ने जिले के CBSE विद्यालयों में छात्र छात्राओं को उर्दू भाषा पढ़ाने को लेकर फरमान जारी किया। उन्होंने यह आदेश CBSE से मान्यता प्राप्त सभी प्राइवेट विद्यालयों को पत्र जारी कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी के इस आदेश के बाद राज्य में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। इस पर भाजपा नेताओं ने गुस्सा जताया है। उन्होंने कहा है कि अगर स्कूलों में जबरन उर्दू पढ़ाई गई तो वो प्रार्थना में गायत्री मंत्र की मांग करेंगे। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में कांग्रेस फिलहाल इजहार हुसैन और सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद द्वारा बताया गया है कि जिले में संचालित निजी विद्यालयों में उर्दू की पढ़ाई नहीं हो रही है, जबकि ये जिला अल्पसंख्यक बाहुल है। पत्र में सभी CBSE स्कूलों को छात्र छात्राओं को उर्दू विषय पढ़ाने के लिए आदेशित किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी नासिर हुसैन ने आगे अपने पत्र में कहा कि CBSE बोर्ड से संबंधित जिले में संचालित सभी निजी विद्यालय द्वारा छात्राओं को उर्दू की पढ़ाई हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन बिहार शिक्षा परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करवाएं। इस फरमान के बाद जिले के प्राइवेट विद्यालय संचालकों में आक्रोश देखा जा रहा है। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि आदेश खास तौर पर उन छात्रों के लिए जारी किया गया है जो उर्दू पढ़ने में रुचि रखते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी के उर्दू विषय की पढ़ाई का फरमान जारी होने पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने आक्रोश जताया है। भाजपा जिला अध्यक्ष सुशांत गोप ने कहा है कि किसी भी दबाव में स्कूलों में पढ़ाई स्वीकार नहीं की जाएगी। उनका कहना है कि प्राइवेट विद्यालयों में जबरन उर्दू थोपने की कोशिश की जा रही है, जिसका विरोध पार्टी करती है। आज जहां पूरी दुनिया नए साल के जश्न, खुशी और नई उम्मीदों के साथ प्रवेश कर रही है, वहीं गाजा के लिए नए साल का पहला दिन भी खून से भरा रहा। 2025 के साथ साथ गाजा जंग 453वें दिन में प्रवेश कर गई है। साल के पहले दिन भी इजराइल ने गाजा पर अपने हमले जारी रखे हैं। आज उत्तरी जबालिया और केंद्रीय अल बुरीज शिविर में इजरायली बमबारी में कम से कम 17 फिलिस्तीनी मारे गए। इसके अलावा राहत शिविरों में ठंड का कहर भी लोगों की जान ले रहा है। साथ ही हाल के दिनों में हुई बारिश ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है। बारिश से टेंटों में पानी भर गया और इजराइल की गाजा में एड पर पाबंदी की वजह से हालात और ख़राब होते जा रहे हैं।
संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि गाजा के अस्पतालों पर इजराइल के हमलों में उनकी हेल्थ सर्विस को लगभग बर्बाद कर दिया है। यूएन ने यह भी कहा है कि हमले करने के पीछे इजरायली तर्क की फिलिस्तीनी सशस्त्र समूह इन सुविधाओं का उपयोग करते हैं गलत और सार्वजनिक रूप से मौजूद जानकारी से उलट है। इजराइल हमलों के बाद भी हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड इजरायली सेना और सेटलमेंट्स को निशाना बनाना जारी रखे हुए। हमास की सैन्य शाखा अल-कस्साम ब्रिगेड ने ऐलान किया है कि उसके लड़ाकों ने इजरायली नेटिवोड बस्ती पर रॉकेटों की बौछार की है, जिसकी वजह से नए साल की शुरुआत होते ही गाजा से लगे इजरायली सेटलमेंट में सायरन बजने लगे। 7 अक्टूबर 2023 से गाजा पर इजरायली हमलों में कम से कम 45,541 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और 1,08,338 घायल हुए हैं। 7 अक्टूबर को हमास के नेतृत्व वाले हमलों के दौरान इजराइल में कम से कम 1,149 लोग मारे गए थे और 200 से ज्यादा लोगों को बंदी बनाया गया था। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।